वेलकम इन वारसिया उर्दू मीडियम क्लास। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो बच्चों, यहाँ पर हम गज़ल 7 को आज तशरीह के साथ मुकम्मल करेंगे और सभी सवाल जवाब आपको देंगे। इससे पहले मेरे वीडियो अपलोड हैं जिसमें जोग्राफ़ी, तारीख़, सियासियात और उर्दू में गज़ल और नज़म के सभी सवाल जवाब अपलोड हैं। तो आप इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं और घर बैठे ऑनलाइन काम में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं गज़ल 7 की तशरीह। अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों, आज हम गज़ल 7वीं मुकम्मल करेंगे जिसे ज़फ़र गोरखपुरी ने लिखा है। तो पहली बात में देखेंगे, 1960 की बात है कि बंगाल में कहत जैसे हालात थे। उसी ज़माने में मुंबई के एक मुशायरे में एक नौजवान शायर ने जब ये शेर पढ़ा, हाथ कश्मीर बनाने के लिए उठते हैं, हाथ कश्मीर बनाने के लिए उठते हैं, भूख कश्मीर को बंगाल बना देती। तो मुशायरा गा दाद व तहसीन को नारों से गूंज उठी। इस नौजवान शायर का नाम ज़फ़र गोरखपुरी था, जो बाद में तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता हुआ। जान पहचान में देखेंगे, ज़फ़र गोरखपुरी 5 मई 1935 को ज़िला गोरखपुर के गांव बदौली बाबू में पैदा हुए। वो बचपन ही में अपने ख़ानदान के हमरा मुंबई मुंतकिल हो गए थे। ज़फ़र गोरखपुरी तरक्की पसंद शायरों में एक मुअत्तबर मुकाम रखते हैं। उन्होंने बच्चों के लिए भी निहायत खूबसूरत नज़में लिखी हैं। सच्चाइयाँ, तीशा, वादिये संग और गोखरू के फूल, चिराग चश्म तर, हल्की ठंडी ताज़ा हवा, मिट्टी को हंसाना है वगैरह उनके शेरी मजमूए हैं। 1993 में वो मुअल्लिमी के पेशे से सबकदोश हुए। फिल्मों से भी वाबस्ता रहे और फिल्मों के लिए भी गीतों के अलावा उन्होंने कव्वालियाँ भी लिखी। 30 जुलाई 2017 को मुंबई में उनका इंतकाल हुआ। तो चलिए हम उनकी ये गज़ल देख लेते हैं। बदन कजला गया तो दिल की ताबानी से निकलूंगा, बदन कजला गया तो दिल की ताबानी से निकलूंगा, मैं सूरज बन के एक दिन अपनी पेशानी से निकलूंगा। तो बदन कजलाना क्या होता है? बदन का बेरौनक हो जाना बदन कजलाना कहलाता है। चलिए हम इसकी तशरीह देख लेते हैं। तो इसकी तशरीह है कि शायर कहता है कि वक्त और हालात के ज़दे पढ़ने से अगर मेरा बदन झुलस कर सांवला पड़ गया तब भी मुझे उसकी परवाह नहीं है, क्योंकि मेरा दिल जोश अमल से मुनव्वर व ताबा है। मैं दिल की रोशनी में अपनी राह मतीन कर लूँगा और एक दिन ऐसा आएगा कि मैं सूरज बनकर चार दाग आलम पर फैल जाऊंगा और हर चीज़ को रोशन व ताबनाक कर दूंगा। सारी दुनिया मेरे अफकार व ख्यालात की अहमियत व ज़रूरत को समझेगी। अगला शेर हम देखेंगे, ये वाला हो गया। अब ये वाला, नज़र आ जाऊंगा मैं आंसुओं में जब भी रोओगे, नज़र आ जाऊंगा मैं आंसुओं में जब भी रोओगे, मुझे मिट्टी क्या तुमने तो मैं पानी से निकलूंगा, मुझे मिट्टी किया तुमने तो मैं पानी से निकलूंगा। तो देखिए हम इसकी भी तशरीह करेंगे। शायर कहता है कि मैं तुम्हारे दुख दर्द का साथी हूँ, तुम जब भी रोओगे तो तुम्हारे आंसुओं में तुम्हें मेरी झलक दिखाई देगी। तुम्हारी आंखों से टपकते हुए आंसू मेरे अपने आंसू होंगे। अगर तुम मेरे आंसुओं के मोतियों को खाक में मिलाकर मुझे बेवकत साबित करना चाहोगे, तब भी मैं पानी से उसे उस तरह निकलूंगा जिस तरह समंदर में से मोती निकलते हैं। यानी मेरी हैसियत, मेरी अहमियत और मेरा वजूद बरकरार रहेगा। अगला हम शेर पढ़ेंगे। मैं ऐसा खूबसूरत रंग हूँ दीवार का अपनी, मैं ऐसा खूबसूरत रंग हूँ दीवार का अपनी कि अगर निकला तो घर वालों की नादानी से निकलूंगा। हम इसकी तशरीह करेंगे। शायर की शख्सियत उसकी ख़ानदान में एक ख़ास अहमियत और कदर कीमत के हामिल है। अपनी अहमियत को उजागर करने के लिए शायर ने खुद को अपने घर की दीवार का खूबसूरत रंग कहा है। यानी घर की खूबसूरती, आराइश व ज़ेबाइश में उसकी वजूद को बड़ी अहमियत हासिल है। ये रंग अगर दीवार से निकलेगा तो घर वालों की नादानी से निकलेगा, यानी घर की अफराद की नज़रों में उसका वजूद खटकने लगेगा, तो उसे उस घर को छोड़ना पड़ेगा और घर बेरौनक और बेकैफ होकर
रह जाएगा। हम अगला शेर पढ़ेंगे। ज़मीर वक्त में पेवस्त हूँ मैं फांस की सूरत, ज़मीर वक्त में पेवस्त हूँ मैं फांस की सूरत, ज़माना क्या समझता है कि आसानी से निकलूंगा। तो हम इसकी तशरीह करेंगे, लेकिन ज़मीर वक्त में पेवस्त का माने है कि मुराद कोई ऐसी बात जो हर ज़माने में मौजूद हो। तो हम इसकी तशरीह देख लेते हैं। शायर कहता है कि मैं ज़मीर वक्त में फांस की तरह पेवस्त हूँ। जिस तरह फांस आसानी से नहीं निकलती, उसी तरह मैं भी आसानी से निकलने वाला नहीं हूँ। यानी मैं हर दौर और हर ज़माने में फांस की तरह खटकता रहूँगा। जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ ज़मीर को कचौके लगाता रहूँगा। अगर ज़माना ये समझता है कि मुझे वक्त के सीने से कुरेद कर फेंक देगा, तो ये उसकी भूल है। मैं इतनी आसानी से निकलने वाला नहीं हूँ। हम अगला शेर पढ़ेंगे। यही एक शय है जो तन्हा कभी होने नहीं देती, यही एक शय है जो तन्हा कभी होने नहीं देती, ज़फ़र मर जाऊंगा जिस दिन परेशानी से निकलूंगा। हम इसकी तशरीह करेंगे। शायर कहता है कि मसाइब व आलाम और फ़िक्र व परेशानियों से मेरा बड़ा गहरा और अटूट नाता है। मेरी फ़िक्र व परेशानियां हमेशा मेरे साथ लगी रहती हैं, मुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ती हैं। उन्हें परेशानियों में मुझे जीने का लुत्फ़ मिलता है। सारी सोबतों को झेलते हुए जीना मेरी ज़िंदगी का मामूल है। जिस दिन मुझे इन परेशानियों से निजात मिलेगी, वो दिन मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा, यानी मैं बेमौत मर जाऊंगा। तो यहाँ पर बच्चों हमारी गज़ल मुकम्मल हुई। तो हम इसके मानी व इशारात देखेंगे। पहला है बदन कजलाना, यानी बदन के बेरौनक हो जाना। ज़मीर वक्त में पेवस्त होना, मुराद कोई ऐसी बात जो तसव्वुर जो हर ज़माने में मौजूद हो। यहाँ मशक़ी सरगर्मियाँ मुकम्मल करेंगे बच्चों। तो यहाँ पर गज़ल का बगौर मुताला करके झेल की सरगर्मियों को हिदायत के मुताबिक मुकम्मल करना है। तो चलिए यहाँ पर कुछ सवाल के जवाब हैं जिसे हम मुकम्मल करेंगे। तो ये आप देख लें, हम पेन ले लेते हैं। पहला सवाल है, शायर की नज़र आने की जगह और वजह लिखिए। तो यहाँ पर देखिए जवाब है, शायर के नज़र आने की जगह आंसू है। जब शायर की याद में तड़पते हुए दोस्त की आंखों से आंसू बहेंगे, तो उसे अपने आंसुओं में शायर नज़र आएगा। अगला सवाल है, ज़माने को शायर का चैलेंज वाज़ेह कीजिए। ज़माने को शायर का चैलेंज कि ज़माना उसे कमज़ोर न समझे। जिस तरह जिस्म में धंसी हुई फांस को आसानी से नहीं निकाला जा सकता, उसी तरह उसके इनकलाबी ख़यालात व अफ़कार को भी दिल व दिमाग से महू नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो भी ज़मीर वक्त में एक फांस की तरह पेवस्त है। मुराद उसके ख़यालात व अफ़कार और सोच के दायरे दूर दूर तक फैले हुए हैं और वो बहरे तूर लोगों को उससे मुतासिर करेगा। तो अगला सवाल हम देखेंगे, तीसरा, गज़ल के हवाले से अपनों की नादानी का नतीजा लिखिए। अब यहाँ देखिए, मसल मशहूर है कि नादान की दोस्ती जी का जंजाल। इसी तरह अपनों की नादानी बड़ी परेशान किन और तकलीफ दे होती है। अपनों की नादानियों से दिल बर्दाश्ता होकर इंसान राह फरार इख्तियार करता है। अपनों की नादानियों और नासमझियों की वजह से बेबसाए घर तबाह व बर्बाद हो जाते हैं, जिंदगी अजीरन होकर रह जाती है। अगला सवाल 4, ज़मीर वक्त में पेवस्त हूँ मैं फांस की सूरत, मिसरे के मफहूम को अपने लफ्ज़ों में कलमबंद कीजिए। तो इसका जवाब है, फांस इस्तारा है इस तकलीफ दे एहसास का जो हम वक्त खटकता रहता है। शायर कहता है कि मैं वक्त के ज़मीर में फांस की तरह खटकता रहा हूँ, यानी हर दौर और हर ज़माने में मेरी फ़िक्र और सोच मौजूद रहती है, जो जुल्म व तशद्दुद और नाइंसाफ़ी के खिलाफ ज़मीर को कचौके लगाती रहती है। सवाल 5वां, गज़ल के कवाफ़ी को अबजदी तरतीब में लिखिए। यहाँ पे देखिए, गज़ल के कवाफ़ी अबजदी तरतीब में लिखना है। तो जवाब है, कवाफ़ी अबजदी तरतीब आसानी, पानी, परेशानी, पेशानी, ताबानी और नादानी। अगला सवाल 6, गज़ल के कवाफ़ी में 2 नए काफ़ियों का इजाफ़ा कीजिए। गज़ल के
कवाफी में 2 नए काफियों का इजाफा। तो पहला है पशेमानी और दूसरा है हैरानी। अगला सवाल 7, गजल की रदीफ लिखिए। गजल की रदीफ यहाँ पे है से निकलूंगा। इस गजल में से निकलूंगा क्या है? गजल की रदीफ है। तो अगला यहाँ पे एक्स्ट्रा मालूमात में बच्चों हमने यहाँ पे दिया है कि चौकोन मुकम्मल करना है, गजल का बगौर मुताला करके नीचे दी हुई सरगर्मियां मुकम्मल करना है। तो पहला है वो शय जो शायर को कभी तन्हा नहीं होने देती। क्या है वो? परेशानियां। वो जगह जहां से शायर सूरज बनकर निकलेगा, खुद की पेशानी। तीसरा है वो शय जिसमें शायर नजर आएगा, आंसू। चौथा है वो अस्तारा जो घर के ताल्लुक से शायर ने खुद के लिए इस्तेमाल किया है, दीवार का रंग। एक्स्ट्रा मालूमात में बच्चों देखिए ये काफिया है जिसमें हम देखेंगे ताबानी, पेशानी, पानी, नादानी। एक्स्ट्रा मालूमात में एहसानी कलाम। पहला, दिए हुए शेरी इक्तबास से अपनी पसंद का शेर लिखिए और पसंद की वजह बयान कीजिए। तो जवाब, मेरा पसंदीदा शेर हस्ब ज़ेल है। ज़मीर वक्त में पेवस्त हूँ मैं फांस की सूरत, ज़माना क्या समझता है कि आसानी से निकलूंगा। तो इसकी वजह है, दरअसल शायर ने इस शेर में उन हक पसंदों का जिक्र किया है जो हर ज़माने में बेईमानों की नज़र में फांस की तरह खटकते रहते हैं। शायर का हौसला काबिल दाद है क्योंकि वो हमेशा हर जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ कचौके लगाता रहा है। शायर ने इंतहाई दिलेरी के साथ कहा है कि ज़माना मुझे वक्त के सीने से कुरेद कर फेंक नहीं सकता, मैं आसानी से नहीं निकलूंगा। यहाँ एक्स्ट्रा मालूमात में इस्लोबी हुस्न हमें देखना है। ऐसा शेर बताइए जो मुनफरिद अंदाज में और इस्लोबी हुस्न की मिसाल हो। तो जवाब में, बदन कजला गया तो दिल की ताबानी से निकलूंगा, मैं सूरज बन के एक दिन अपनी पेशानी से निकलूंगा। ये मुनफरिद लफ्ज़ व लहजे शेर का शेर है। अंदाज़े बयान और तर्ज अदा के एतबार से इस्लोबी हुस्न का उम्दा मिसाल है। शायर ने बड़े खूबसूरत अंदाज में इस हकीकत को उजागर किया है कि उसका दिल जोश अमल से मुनव्वर है। वो हालात के अंधेरों में भी अपने दिल की रोशनी में अपनी राह मतीन कर लेगा। उसके अफकार व ख्यालात सूरज की मानिंद अहम है जिसे एक दिन दुनिया ज़रूर तस्लीम करेगी। एक्स्ट्रा मालूमात में बच्चों मानवी हुस्न बताना है हमें। तो यहाँ दिए हुए शेरी इक्तबास से तज़ाद का शेर लिखिए। तज़ाद यानी अपोजिट हमें इसमें बताना है। तो जवाब है, नज़र आ जाऊंगा मैं आंसुओं में जब भी रोओगे, मुझे मिट्टी क्या तुमने तो मैं पानी से निकलूंगा। मुझे मिट्टी किया तुमने तो मैं पानी से निकलूंगा। तो इसमें तज़ाद क्या है? मिट्टी तो इसमें हमने तुम, एक मिनट में पेन लेती हूँ आपको बताती हूँ। इसमें हमें तज़ाद मिला है तुम और मैं। देखिए यहाँ पे अपोजिट हमें मिल गया, ये तज़ाद है इस मानवी हुस्न में। तो अगला एक्स्ट्रा मालूमात में हम देखेंगे वेब खाका मुकम्मल कीजिए। तो जवाब बराह रास्त दिए गए हैं। तो जफ़र गोरखपुरी के कोई 4 शेरी मजमुए हमें बताना है। पहला है तीशा, वादिये संग, गोखरू के फूल, सच्चाइयाँ। एक्स्ट्रा मालूमात में जफ़र गोरखपुरी की मुकाम पैदाइश ज़िला गोरखपुर, बदौली बाबू। तारीख पैदाइश 5 मई 1935, मुकाम वफ़ात मुंबई। तारीख वफ़ात 30 जुलाई 2017। कवायद हम देखेंगे यहाँ पर। शेरी इक्तबास से मुक्ता का शेर हमें बताना है। तो जवाब यही एक ये है जो
यही एक शय है जो तन्हा कभी होने नहीं देती, ज़फ़र मर जाऊंगा जिस दिन परेशानी से निकलूंगा। तो ये मुक्ता का शेर है। कवायद में हम देखेंगे सनत तजनीस ताम की तारीफ लिखकर उसकी एक मिसाल लिखिए। तजनीस ताम, शेर में ऐसे दो लफ्ज़ इस्तेमाल करना जिनमें हरूफ की तादाद और तरतीब यकसा हो लेकिन दोनों के मानी मुख्तलिफ हों, ऐस उसे सनत तजनीस ताम कहते हैं। मसलन गुल व गुंचा है सूरत जाम व मीना, गुल व गुंचा है सूरत जाम व मीना, रोश अश्क सब्जा है जू नक्श मीना। कवायद में हम देखेंगे दर्ज झेल जुमलों के सामने सही सिन्फ सुखन का नाम लिखिए। तो पहला है वो नज़म जिसमें ना काफिये की पाबंदी की गई हो और ना बहर के इस्तेमाल में मरूजा असूलों का लिहाज रखा गया हो, तो उसे कहते हैं आज़ाद नज़म। दूसरा है वो नज्म जो कई बंदों में लिखी जाए, हर बंद में मिसरों की तादाद बराबर होती है, उसे मुसम्मत कहते हैं। अब यहाँ पे इजाफी मालूमात में यहाँ पे देखिए अलामात औकाफ है, अलामात औकाफ, इसे बच्चों आप खुद पढ़िए और ये समझिए, ये आपको अपने ओन से समझ के लिए है। तो यहाँ पर आप ठीक से इसे उतार लीजिए अपने नोटबुक में और इसे समझने की कोशिश करिए। तो बच्चों यहाँ पर हमारी नज़म जो गज़ल है वो मुकम्मल होती है। लेसन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने उर्दू मीडियम के दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी ना डाइजेस्ट खरीदना पड़े और ना ही कोई दरसी किताब, और मेरे चैनल से आप घर बैठे आसानी से कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में नई लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।